दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और यहां हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेके हाजिर हुए हैं। लगभग आपको यहां 30 से 40 प्रश्न दिए जाएंगे, बहुविकल्पी, डायरेक्ट उनके आंसर बनलीनियर टाइप में। आप उन्हें पढ़ते चलें और सीखते चलें और उनको सुने, जानें, समझें। देश में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित किया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? शिक्षा समवर्ती सूची है। शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा गया? शिक्षा को समवर्ती क्षेत्र में रखा गया है। हाँ, तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो वह अनुच्छेद 21 का में कही गई है। और जबकि दोस्तों यदि यही शर्त किसी दिव्यांग वाला के लिए हो तो 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में धारा 45 के अंतर्गत बात कही गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को कितने अध्यायों में वर्णन किया गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम कितने अध्यायों में का वर्णन है? तो 7 अध्यायों में वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब और किस राजपत्र में प्रकाशित हुआ? तो 27 अगस्त 2009 को हुआ निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा? तो 25% आरक्षित स्थान होगा। ध्यान रखना, यह स्थान मात्र पहली कक्षा में ही दिया जाता है, बीच की कक्षाओं में नहीं। कहने का तात्पर्य है पहली कक्षा में ही 25% आर्थिक रूप से निर्बल बालकों की समुदायों को दिया जाएगा, चाहे वो आपका प्राइमरी हो। आप सोचो वही अनुपात कक्षा 2 में मिले, तो नहीं, प्राथमिक कक्षा से ही दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं जो हमारे CBSE बोर्ड के विद्यालय होते हैं उनमें बीच में एडमिशन नहीं होता, उनकी 6 में एडमिशन होगा या 5 में होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग भी समझते जाएं भाई। हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कार्य का प्रावधान संविधान की किस धारा में था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान जो था वह हमारी धारा 45 में था, अनुच्छेद 21A के तहत कहा गया। अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी? तो पुर्तगाली आए थे। और भारत में शिक्षा का प्रारंभ भी किसने किया था? ईसाई मिशनरियों द्वारा ही किया गया। और इसमें चार्ल्स ग्रांट को क्या भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। और चार्ल्स ग्रांट ने अपने पंचसूत्रीय शिक्षा प्रणाली भी दी। आगे की हम बात करते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो 1613 ईस्वी में, हालांकि 1600 माना जाता है। कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा आरंभ हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में क्या हुई? शिक्षा प्रारंभ हुई। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं देंगे। देखो आप लोग भी देख रहे हैं दोस्तों, लगातार वही प्रश्न रिपीटेशन हो रहे हैं, तो इसलिए आप सभी पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के पास कब प्रस्तुत किया? तो 2 फरवरी 1835 को इसने अपना पत्र प्रस्तुत किया और इसने उसमें छनाई के सिद्धांत की बात की। छन्नीकरण का जिसे सिद्धांत कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, डाउनवर्ड थ्योरी कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत भी इसका नाम है। तो आप नाम में ध्यान रखें, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे? आर्थर पीहू थे। ठीक है, इन्होंने भी इसका समर्थन किया। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू जन शिक्षा हेतु नहीं था। यह ऐसा शिक्षा छनाई का सिद्धांत जो लागू किया गया वो जन शिक्षा हेतु नहीं था। इस सिद्धांत को लागू करने का तात्पर्य इतना था कि वह एक ऐसा बाहु वर्ग तैयार कर सके जो रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन मन वचन कर्म आदि से कार्य करने के तरीके, तौर सोचने का तरीका, उसकी जो मन स्थिति हो वह सब कैसी हो? अंग्रेजी हो। मतलब यह एक ऐसा बाहु वर्ग तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिशों का गुलाम बन के उनकी कुर्सी के नीचे कार्य करे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो बारंग हेस्टिंग्स ने की थी। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। देखो, ज्यादा लोगों को ज्ञान देने से अच्छा दोस्तों है कि आप कम लोगों को ज्यादा ज्ञान दे दें, तो वह लोग क्या करेंगे? वह ज्ञान सबका प्रसारित करेंगे। यह कथन फ्रांसिस बार्डन ने था। और फ्रांसिस बार्डन ने लॉर्ड मैकाले के छनाई के सिद्धांत का क्या किया था? समर्थन किया था। और आर्थर पीहू ने भी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया? तो 1853 में, कंपनी का जो आज्ञा पत्र आया था उसको 1833 में परिवर्तित किया गया, फिर 1853 में परिवर्तन किया गया। यहाँ 33 होना चाहिए। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया? तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में भेजा गया। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश थी नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। नए नए विद्यालयों की स्थापना करना ही वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। अगला हम देखते हैं,
बुट के घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाएगा? तो जन शिक्षा संचालन था। कौन था? जन शिक्षा संचालक ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। इन्होंने जन लोक शिक्षा समिति का प्रत्येक जिला स्तर पर गठन करवाया था। कलकत्ता तथा मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया था? लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। और कलकत्ता में जो मदरसा विद्यालय स्थापित किया गया था, कलकत्ता मदरसा विद्यालय, तो उस कलकत्ता मदरसा विद्यालय और बनारस में स्थापित हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों को उद्देश्य पूछे जाते हैं, क्यों स्थापित करवाए तो सुनते हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय है, हमने बता दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे सुने आप। कहने का तात्पर्य जो कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता मदरसा विश्वविद्यालय था, उस विद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि ताकि मुसलमानों को शिक्षा दी जाए। वहाँ पर किसको दी जाए? मुस्लिम वर्ग को शिक्षा देके उनके अंग्रेजी न्यायाधीशों के लिए एक मुस्लिम वर्ग तैयार किया जाए, उनकी जो सलाहकार समिति में उनको सलाह दे सके, उनकी भाषा से, उनके धर्म से, उनके रीति रिवाजों से क्या कर सके, अवगत करा सके। यही सेम उद्देश्य हिंदू धर्म के लिए भी था दोस्तों, यही सिर्फ। अब अगला देखते हैं, हंटर कमीशन को क्या कहते हैं? हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग को किस अन्य नाम से जाना जा सकता है? तो हमारा हंटर कमीशन आयोग कब आया था? 1882 में आया था। इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। एक विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन ने सन 1902 में भी लाए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हमारे 1948 में राधाकृष्णन के भी समय में आया है। अगला देखते हैं, 3 फरवरी 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो जिसे हंटर शिक्षा आयोग कहते हैं, इसे 1882 में आया। तो इसकी करेक्ट डेट क्या है? 3 फरवरी 1882। अगला देखते हैं, हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में क्या जगाई थी? राष्ट्रीय चेतना जागृत की थी। हालांकि पुनर्जागरण की न्यू लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के बाद ही हो गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि जनसाधारण को क्या की जाए भाई, अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। और अंग्रेजी ही उस समय उन्नतशील देशों में पढ़ाई जाती थी, और अंग्रेजी एक पुनर्जागरण का माध्यम था, क्योंकि लंदन, ब्रिटेन जो भी और फॉरेन कंट्रीज थी, उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से, अपने यूरोप में भी पुनर्जागरण अंग्रेजी के माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों भारत देश में, जैसा कि हमारे दादा भाई नौरे जी ने कहा था, देखो एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन इसलिए जोड़ देते हैं ताकि आप सभी को क्या आता जाए दोस्तों, समझ में आता जाए। तो दादा भाई नौरे जी महोदय ने भी कहा था कि भाई लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा का वास्तव में बिना सोचे समझे उद्धार कर गया, राष्ट्रीय पुनर्जागृति जाग गई, जिससे हमारे देश में स्वतंत्रता मिलने में काफी हेल्प हुई। अगले देखें, हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से किसे ध्यान दिया? इसने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बन के कब आए? 1899 में आए। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? 1901 ईस्वी में हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 27 जनवरी 1902 में किया गया। अभी हमने बताया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1902 में। कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया? तो 11 मार्च 1904 में इसने प्रस्तुत किया। लॉर्ड कर्जन का विश्वविद्यालय आयोग आपको समझ में आ गया। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर DS कोठारी थे। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? कोठारी आयोग को कहते हैं। इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्यों कहा जाता है? तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्यों इसलिए कहा जाता है कि हमारे स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा आयोग था दोस्तों, एक पहला ऐसा आयोग आया था जिसने प्राथमिक शिक्षा की, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा की, उच्च प्राथमिक शिक्षा की, मतलब इसने कक्षा आंगनबाड़ी से लेके उच्च प्राथमिक मतलब MA BSc PhD तक की शिक्षा की बात की गई थी। इसके पहले भी 2 आयोग आए थे, एक हमारा मुदालियर आयोग आया था और राधाकृष्णन आयोग आया था। मुदालियर आयोग 52-53 में आया था और राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया था। ये 1964 और 66 में आया था, प्रोफेसर DS कोठारी। और यही कोठारी आयोग ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का आधार था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदि प्रश्न बन जाए 1986 का आधार क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद ही हमारे देश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि जो हमारे कोठारी साहब थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, इन्हें DS कोठारी कहते हैं, तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे उस समय, और यही हमारे कोठारी आयोग के भी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया? तो 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर विचार विमर्श किया गया, इसमें परिवर्तन किए गए। और परिवर्तन की प्रमुख बात इसमें पता है क्या लिख दी गई? बोले जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया दोस्तों, तो इसने कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष में क्या किया जाए? विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि यह लगभग 18 वर्ष बाद विचार विमर्श हुआ था। अब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, 14 साल बाद आई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क मानवाधिकार शिक्षा दी जाए? तो यह अनुच्छेद 45 है। कई बार दोस्तों आपको प्रश्न बता चुके हैं। अमित तो हम आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश में
निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। तो इन्होंने कहा भाई 10+2+3 आए, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 1968 में आई थी, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे राजीव गांधी थे। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई अभी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे कौन हैं? थे नहीं, माफ कीजिए, कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। अगला देखते हैं, जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर बताइए। तो 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर होना चाहिए, 3 वर्ष की उच्च शिक्षा स्तर होनी चाहिए और 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा स्तर भी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मतलब 1986 को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु, क्रियान्वयन हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई। 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित करके स्वरूप पेश किया गया? तो 1992 चूंकि हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई, फिर उसके 18 साल 1986 में आई। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कह दिया गया प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा की जाए। तो निश्चित है जो 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित रूप से आई, वह 1986 का ही संशोधित रूप था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रमों को कितने खंडों में विभक्त किया गया? तो 1992 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसे 23 खंडों में विभक्त किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति जो गठन की गई थी, वह उस समिति का गठन कब हुआ था? 7 मई 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति के छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के चिंता व्यक्त की गई? तो पटेल समिति ने भी की थी, एनसीईआरटी कार्यदल ने भी की थी और आचार्य राममूर्ति ने भी की थी। मतलब इन तीनों ने की थी। प्रोफेसर यशपाल समिति के पहले इन लोगों ने भी क्या किया था? पटेल समिति, एनसीईआरटी कार्यदल और आचार्य राममूर्ति समिति, तीनों ने की थी। भाई यहाँ तीनों ऑप्शन लिख दिए गए, ऑप्शन लिख प्रश्न हैं इसलिए। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? तो मार्च 1992 में किया और इसने क्रियान्वयन हेतु 93 में अपनी संप्रस्तुति किसके पास रख दी थी? भारत सरकार के समक्ष की थी। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा मार्च 1992 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या हुई? बढ़ी है कि घटी है? तो निश्चित है क्या हुई है? बढ़ी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष बना? वर्ष 2009 में बना। वही स्वतंत्रता की पहली साक्षरता दर कितनी थी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। एनसीईआरटी 10+2 के बाद कितने वर्षों में प्रशिक्षण चर्चा की गई? 4+5 वर्ष की गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना का क्षेत्र क्या था? ग्रामीण क्षेत्र था। स्कूल चलो अभियान अंग था सर्व शिक्षा अभियान का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूल में पाठ्य सामग्री शिक्षा उपकरण जैसे न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ 1995-96। पिछले वीडियो से कुछ प्रश्न मिलने लगे अब, क्योंकि प्रश्नों की तो भरमार वही है भाई, कहाँ जाएंगे प्रश्न। स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आई? 1987-88 में आई। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का आरंभ कब किया गया? 1995-96 में किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षकों के हेतु विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम की शुरुआत कब की? 1986 में की गई। भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम संरचना का कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 पूरे पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर सके हैं। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु उपकरण द्वारा किए गए कार्य कौन से किए जाते हैं? तो शिशु शिक्षा केंद्र आंगनबाड़ी द्वारा इस योजना चलाई जाती है। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। संपूर्ण साक्षरता और साक्षरता के पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम। कस्तूरबा गांधी योजना के संबंध किससे थे? प्राथमिक बाल की शिक्षा थे। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित था? तो 6 से 14 वर्ष के। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा, यह कथन किसका था? लॉर्ड मैकाले का था। एक संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? एक पढ़ाएं एक। अब दोस्तों यहाँ चर्चा करते हैं हम किस प्रकार से पेपर हल करेंगे। तो हमें पेपर हल करते समय पूर्व की भांति जिस प्रकार से हमने हाई स्कूल इंटर में किया है, बाकायदा आप कॉपी में अपने रोल नंबर्स फिल वगैरह कर लेंगे, जो भी वहाँ लिखा होगा, और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे 50 नंबर का पेपर है दोस्तों, ये दोनों फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इनमें आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे 15 ऑप्शन सही हो। हमने जितना ये पढ़ाया है, लगभग भगवान ने यदि चाहा, माँ सरस्वती की कृपा रही, तो हो सकता है यही ऑप्शन आपके पेपर में एज इट इज रख के मिल जाएं और आप लोग करके चले आएँ। अच्छी बात है, प्रत्येक प्रश्न को आपको करना है। टाइमिंग जरूर ध्यान रखें, सभी लोग वॉच पहन के जाएं, कोई इलेक्ट्रो वॉच वगैरह ना पहने, अपनी सिंपल कोई भी सोनाटा वगैरह की जो घड़ियाँ आती हैं या लोकल क्वालिटी की जो भी एक घड़ी टाइम देखने के लिए, यार कौन सा फैशन बनाना है वहाँ पे जाके, तो बढ़ियल सी वॉच, बढ़ियल 2-3 ब्लैक पेन। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है मेरे भाई बहनों को, बिंदास जाना है। मुझे पता है कि आप सभी का ये पहला पेपर है पीटीसी में, थोड़ा घबराहट हो रही है, हम लोगों को भी हुई थी,
देखिए फिर भी टेंशन नहीं लेना। जिस भी मित्र को मेरी समस्या है, भाई बहन को, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर तत्काल संपर्क कर सकते हैं किसी वक्त। मैं 24x7 आवर्स आप सभी लोगों के लिए उपस्थित हूँ। पेपर में क्या नहीं बनना है ये सोच के नहीं जाएं। आप ऑलेज बेल बोलें, कल पेपर जितने समय है आपका, शायद 10 से 12 सुबह है, तो बढ़िया 9 बजे के बाद 8 से 9 के बीच में थोड़ा एक दो बार यही आप सुने मेरे प्रश्न और इस मोटिवेशन को सुने। भाई कर गुजरने का जुनून अपन में है। पेपर क्या कर लेगा, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के बाद हम राजा हैं। तो पेपर अपन को बिंदास करना है, बस ध्यान इतना रखना, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। पहला सिद्धांत, ऑप्शन को बगल वाले से नहीं अपने बुद्धि पे करना है। अब जब नहीं बन रहा है तब बगल वाले की सहायता लेनी है, और बगल वाले की सहायता ले लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन उतनी ही लो जितने में शिक्षक को समस्या ना हो। और जो हमारे 2-2 नंबर के 10 प्रश्न बनते हैं उनमें कम से कम आपको 1 पेज भरना है दोस्तों, और बढ़िया पॉइंट लिखो। जो पूछा गया है मैंने इतनी बार आप लोगों को पढ़ा दिया, बन जाएगा। और कुछ अपने मन से पॉइंट लिखो। आप लोग बहुत जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान लोग हैं। जब हमारे जैसा एक सामान्य श्रेणी का व्यक्ति पेपर हल कर सकता है और 42-45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर ला सकता है यार, तो आप लोग तो बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, प्रतिभा के धनी हैं। आप लोगों की बुद्धि यार प्रखर है। हम लोग वहाँ से बहुत आगे हैं। आप लोग बस ऑलेज बेल बोल के जाएं 3 इडियट पिक्चर का। बढ़िया कोई एक पेपर देने से पहले बढ़िया एक अच्छा सा सॉन्ग जरूर सुनना, जो फेवरेट सॉन्ग हो। गाना सुनने से अपना मस्तिष्क फ्री हो जाता है और रिलैक्स में पेपर देने जाएं। पेपर में कोई समस्या नहीं लेनी है, ना कोई गलत विचार आना चाहिए माइंड में। ये मैं दावे से कहता हूँ, जिसने भी ये 5 वीडियो देख लिए होंगे वो 35-40 प्लस तो मिनिमम जाएगा यार, मिनिमम जाएगा। यदि माँ सरस्वती की कृपा हो गई तो 50 में 50 कहो यहीं से मिल जाए यार, जाएगा कहाँ से पेपर। बुक को पहले 17 वीडियो में पढ़ा, फिर 5 वीडियो में पढ़ा, घोर घोर के पढ़ लिया यार। देख रहे हैं आप लोग, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे होंगे इसके पहले, तो यार हर क्वेश्चन आप लोग बोल रहे होंगे मुझसे पहले। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि काफ़ी मेरे भाई बहनों ने मुझसे कहा सर पेपर कैसे करेंगे भैया, पेपर कैसे करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, पेपर अपन को बड़े आराम से करना है, रिलैक्स में करना है। बस प्रश्न एक भी नहीं छूटने चाहिए, इतना ध्यान रखना, प्रश्न एक भी ना छूटे। सारे प्रश्नों को करना है, समय का बहुत बखूबी इस्तेमाल करना है। ऑप्शन हमारे 15 रहते हैं, 15 एक नंबर के रहते हैं। उसमें से कुछ हमारे पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ, एससीईआरटी का बताओ, एनसीटीई का बताओ, एनपीएलईजी का बताओ, डीपीईपी का बताओ, बीईपी का बताओ। ऐसे काफ़ी फुल फॉर्म जो हमने कल पढ़ाए थे, उतने में कल्याण होने वाला है आप लोगों का। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। देखो मैं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। अरे मुझे तो पता भी नहीं कैसे पेपर मैंने तो दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि डर रहता है। मैं कहानी बताता हूँ आपको दोस्तों। जब मैं सीटीईटी का पेपर देने गया 8 दिसंबर 2019 को, तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा पापा और ऐसे, अरे पापा बोले बेटा पेपर दे घर आ जाओ, निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही कि जब रिजल्ट आया तो 117 थे। तो समस्याएं हमें पहले डर लगता है, लेकिन बी कॉन्फिडेंस। आपसे एक ही प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या आप लोगों ने मेहनत नहीं की, क्या आप लोगों ने पिछले 1.5 महीने में पढ़ाई नहीं की। यदि की है तो ऑलेज बेल बोलो, माँ सरस्वती का ध्यान करें। विद्या की दायनी है, विद्या देने वाली हैं, और पेपर देने जाएं। और जैसे ही पेपर आ जाए तो जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, पेपर जरूर सेंड करना, फिर मैं उस पर एक आपको सॉल्यूशन वीडियो भी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, और ऑलेज बेल बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आप सभी अच्छे मार्कों से उत्तीर्ण हो, पेपर आपका बहुत अच्छा बने, माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और पुनः एक बार आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। रिलैक्स में जाएं, अपना प्रवेश पत्र सब साथ में डाल के जाएं, पेन एन वगैरह बढ़िया ले, काली स्केच आती हैं वो 2-3 रुपए वाली, यही सब, ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं, बढ़िया 3-3 रुपए वाले वॉल पॉइंट लेना है, और 10 वाले में चक्कर नहीं पड़ना। जिस पेन से आप प्रतिदिन लिखते रहते हैं वही पेन यूज करें, उससे लिखने में सहायता होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को काफ़ी हो गया, आप लोग पढ़ें। नमस्कार दोस्तों।